हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4। ओके। तो कल जहां मैंने स्टॉप किया था जो भी है इसके प्रीवियस लेक्चर में, उसके बाद से देखते हैं। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट था आपका जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया था किसी पॉइंट पी पे, और उसके बाद से एंड कहाँ हुआ था जब उस पॉइंट को हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया था सेंटर पे। ठीक है। तो वहाँ लास्ट था। ठीक है। जब फॉर्मूला आया था हमारा म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई। ठीक है ना। टू आर, सॉरी, टू पाई बोल रहा हूँ, म्यू जीरो आई अपॉन में टू आर। तो ये जो फॉर्मूला आया था वो किसी भी सर्कल में है, ऐसे समझिए सर्कुलर लूप है, उसमें कोई करंट फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है। आई एम्पियर की, और उसके सेंटर पे अगर पूछा जाए बी कितना होगा ड्यू टू दिस। ठीक है। तो अगर ऐसे घूम रही है तो डायरेक्शन इधर होगा, ऐसे घूम रही है तो उधर होगा। ठीक है। कैसे कर रहे हैं? आई डी एल क्रॉस आर से कर रहे हैं। आई डी एल मतलब यही हो गया, करंट जिसमें घूम रहा है वो आई डी एल ऐसे कर लो। और आर मतलब सेंटर पे निकालना है तो सेकंड वेक्टर इधर ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू आई थी जो कल लास्ट म्यू जीरो आई अपॉन में टू आर। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ये मैं बस जस्ट यहाँ पे स्टॉप हुआ था। अब इसके पहले वाले लेक्चर में, ठीक है, जो मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहा है उसके पहले वाले लेक्चर में ये उससे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। तो देखिए इसके बाद से मुझे क्या कराना था, एक क्वेश्चन था, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्ट्रेट, मैं फिगर बना देता हूँ, उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके। देखिए ये ए टाइप का फिगर है, ये यहाँ पे ओके। हमको निकालना है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, इस पे निकालना है बी एट पॉइंट पी। ठीक है। और इसी तरीके से एक और बना दिया है फिगर, सेम तरीके से। ओके। और डायरेक्शन ऑफ करंट दे दिया है। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, बी एट पी। ओके। और इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए आर है। ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। ओके। तो देखिएगा ये जो लाइन है वो, अगर हम इसको डॉट डॉट बढ़ाएं तो इसके साथ क्या है, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, ये पॉइंट पे निकालना है, क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, बी इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जिस चीज का डायरेक्शन निकालना है इसको क्या बोलते हैं, थर्ड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी, सेकंड वेक्टर क्वांटिटी, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, थर्ड। तो जिसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो दो वेक्टर और होंगे, उसकी बिहाफ पे हम क्या करेंगे, थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसमें फर्स्ट वेक्टर ये है, सेकंड वेक्टर ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल, अगर मान लीजिए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, मान के लिए दिख रहा है, तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई डी एल साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब 90 डिग्री होती है, जीरो जीरो डिग्री पे क्या होता है, मिनिमम होता है, मतलब जीरो हो जाता है। मतलब इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री आएगा तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 आएगी, ओवरऑल बी की वैल्यू। और अगर 90 डिग्री आएगी तो वैल्यू मिलेगी, या कोई और एंगल आएगा एक्सेप्ट 0 डिग्री, कोई और एंगल आएगा तो वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को ध्यान दीजिए, आई डी एल, आई जिस के अलॉन्ग फ्लो होता है ना उसी बोलते हैं आई डी एल। तो ये जो है ना, इसमें करंट आई जो फ्लो हो रही है, इस
पाथ को फॉलो करके, तो ये पाथ इस पॉइंट पे हमको वो निकालना है, ठीक है। ये यहाँ से डिस्टेंस आर हो गई, ठीक है ना, ये रेडियस, तो इस पॉइंट पे हमको निकालना है और ये फ्लो हो रही है करंट। जरा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, राइट हैंड का यूज करेंगे, ऐसे रखेंगे, रख दिया, रखेंगे और ये हमेशा 90 डिग्री के साथ रहेगा, ऐसे करेंगे, रख दिया। अब हमको क्या करना है, सेकंड वेक्टर क्या है हमारा, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उसकी, क्योंकि वो जो वेक्टर है सेकंड वाला वो इसी के लाइन में आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वेक्टर की तरफ मूव किधर करें, जब हमारा इसी के लाइन में जिधर करंट फ्लो हो रही है उसी के लाइन में क्या हमारा आ रहा है, सेकंड वेक्टर आ रहा है। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि आइडियल और जिस पॉइंट पे हमको निकालना है वेक्टर आर, ठीक है, जो वो क्या है, वो सेम लाइन में है, तो सेम लाइन में है तो हम कह सकते हैं कि आइडियल, ठीक है ना, द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर कितना है, थीटा 0 डिग्री। कब, जब हम इस पाथ को देखें। लेकिन वही जब हम इस पाथ को देखेंगे, इस पाथ को देखेंगे, तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, मान लीजिए पर्टिकुलर इस पॉइंट पे करंट यहाँ पे इस पॉइंट पे इंस्टेंटली ऐसे कर रही है ना, ऐसे फ्लो हो रही है, तो हमको मिल रहा है मौका। देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे और सेकंड वेक्टर क्या है, ये जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है। यहाँ पे अगर हम हैं तो यहाँ पे करंट ऐसे है, इस पॉइंट पे अगर हम हैं, इस पॉइंट पे अगर हम हैं तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है। और हमारा सेकंड वेक्टर क्या है, ये पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस आर दिख रही है यहाँ से, ये है उस पॉइंट पे, तो हम कर्व करेंगे तो ये जो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, क्यों, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, यानी ये दोनों एक ही लाइन में नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, किधर मिलेगी, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे करंट जा रही है, ऐसे आ रही है, तो थंब अंदर की तरफ है, यानी इस सेक्शन की वजह से जो करंट इसमें फ्लो रही है, इस पॉइंट पे जो फील्ड मिलेगा, इसको मान लो B1, सॉरी इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ये I है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं 1, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, और इसको 2, और इसको 3, तो ड्यू टू 1 B कितना आ गया, B1 0, बिकॉज ये रीजन क्या हो जाएगा, DL, और ये, और उसी तरीके से ड्यू टू 3, ये भी तो इसी लाइन में है, बताइए, करंट उधर फ्लो हो रही है, उधर फ्लो हो रही है, और जिस पॉइंट पे निकालना वो इसी के लाइन में है, यानी कि जिस पॉइंट पे निकालना है, जिस पाथ के अलाउंग करंट फ्लो हो रही है, उस पाथ में ही अगर वो पॉइंट आ जा रहा है, मतलब आइडियल और आर के बीच का एंगल 0, 0 का मतलब साइन 0 0 होता है, तो B3 भी कितना हो जाएगा, केवल मिलेगा इसकी वजह से, कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू 2, B कितना हो जाएगा, अब ये हाफ सर्कल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, μ0I में कल पढ़े थे ना 2R, तो ये हाफ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4R, स्मॉल r है तो स्मॉल r कर दीजिए, हमने स्मॉल r लिखा है। जब पूरे सर्किल की वजह से, यही ना फॉर्मूला था, पूरे सर्किल में इसका रेडियस अगर r है, करंट I एम्पियर की फ्लो हो रही है, तो इस पॉइंट पे जो B की वैल्यू आती थी वो भाई प्रूफ के साथ पढ़े थे, ठीक है ना, क्यों आई थी, μ0I में 2R, तो यहाँ प्रूफ तो करेंगे नहीं, यहाँ तो सवाल पूछा है तो आपको याद रहना चाहिए, तो μ0I/2R होता है पूरे सर्किल के लिए सेंटर पे, तो हाफ सर्किल के लिए, सेमी सर्किल के लिए कितना हो जाएगा, μ0I में 4R, और इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे दिया, बस उल्टा कर दिया है, यानी ड्यू टू, इसको 1 मानो, इसको 2, इसको 3, तो B टोटल कितना हो जाएगा 0, प्लस इसकी वजह से कितना हो जाएगा μ0/4I में R, ठीक है, 4 क्यों कर रहे हैं, यहाँ 2 होना चाहिए, लेकिन पूरे सर्कल में 2, और इस सेक्शन की वजह से ये जो पाथ है वो इसी के लाइन में आ जा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस, और ये लाइन में आने की वजह से थीटा की वैल्यू 0, तो ये 0, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ओके, अब आगे एक क्वेश्चन और दिया है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शनल क्वांटिटी है ये, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट है ऑफ टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ रख के सेकंड वेक्टर का पहले डायरेक्शन देख लेंगे। डायरेक्शन की वजह से भी क्या होता है, कई बार कैलकुलेशन जो है वो आसानी से हो जाता है कि अगर मान लो टोटल सम डायरेक्शन निकाल लिए, मान लो क्या एक कोई क्वांटिटी है जो प्लस में आ रही है, कोई क्वांटिटी डायरेक्शन में माइनस में आ रही है, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, सम जीरो हो जाता है। जैसे मान लो इसी को हम ज्वाइन कर दें, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, हम बोलेंगे इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कितना होगा, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो एट द सेंटर। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्शन निकाल लो और उसके बाद से मैग्नीट्यूड निकाल लो। ये चैप्टर सबसे आसान है ना, लेकिन शर्त क्या है कि आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि कैसे हम डायरेक्शनल कंपोनेंट को देखते हैं। ओके, इसके बाद से एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है कंसीडर द टाइटली बाउंड, देखिए क्या है, 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस। देखिए एक कॉइल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और कैरिंग का करंट कितना कह रहा है इसमें, मान लीजिए, अब ये नहीं बोला है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कुछ भी ले लीजिए, आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी पूछा है, वेरी इजी क्वेश्चन, रेडियस पता होना चाहिए बस, और ये पता होना चाहिए, और साथ में ये भी बोल दिया है कि ये जो कॉइल है ना वो एक टर्न नहीं है, ऐसा सर्कुलर करके एन कितना दिया हुआ है, 100 टर्न है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एक टर्न की वजह से सेंटर पे निकाल लेंगे, और 100 टर्न है तो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2R। म्यू 0 अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -7। हम यहाँ से क्या करेंगे, म्यू 0 अपॉन 2 की वैल्यू निकालेंगे, पाई को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और एक्चुअली यहाँ से 2 पाई हटाइए, वहाँ करिए, हो गया ना एडजस्ट, 2 पाई इधर आएगा तो 2 इंटू 2 पाई 4 पाई एडजस्ट हो गया। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इतने की वैल्यू 2 पाई 10 टू द पावर -7, आई की वैल्यू 10 एम्पियर दिया, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है तो 0.1 मीटर कर दीजिए, या 10 गुणे 10 पे पावर -2 कर दीजिए, ठीक है, एम्पियर सिस्टम में। तो ये वैल्यू हो गई बी, ठीक है ना, और ये ड्यू टू 1 टन, ठीक है ना, एक टन की वजह से। तो फॉर बी टोटल निकालना है अगर हमको, कितना हो जाएगा, कितने टर्न है, 100 टर्न है तो एन इंटू बी कर दीजिए, 100, और बी की जगह पे ये वैल्यू जो निकलेगी 2 पाई 10 टू द पावर -7 इंटू 10 अपॉन में 0.1 कैलकुलेट हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। बात समझ में आया, या तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए, बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन में 2 है, एन वहां शामिल कर लेंगे जहां नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, नहीं तो फिर एन को हटा दें। ये जो कैलकुलेट किया गया वो सिंगल टर्न के लिए कैलकुलेट किया गया, ठीक है, सिंगल टर्न के लिए ये होगा फॉर्मूला। कब होगा ये फॉर्मूला, जब कोई सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रही होगी और उसको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, याद रखिएगा सेंटर पे। बात समझ में आया, चलिए, और इसके बाद से हम एक पॉइंट है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद से फिनिश करेंगे क्वेश्चन, और एक पॉइंट मैं ये सोच रहा हूँ ना कि अच्छे से जो पॉइंट है वो कवर करो, जल्दी जल्दी करने का कोई मतलब यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं बनता है, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, तो ये कैसा लॉ है, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन सेटअप करता है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, ठीक है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई,
ठीक है, और ये भी आई क्या होता है, आई इंक्लोज्ड होता है करके, ठीक है, मतलब टोटल आई मान लीजिए। तो ये मैथमेटिकल रिलेशंस फंक्शंस, ये क्या है, मैथमेटिकल रिलेशंस सेटअप कर रहा है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से हमको क्या मिलता है, उसके सराउंडिंग क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और स्टेट ने यही बोला था मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ओके, तो यही एक रिलेशन है यहाँ पे दिख रहा होगा। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब समेशन एक तरीके से, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। ठीक है, तो देखिए कैसे है ये, जैसे मान लीजिए ये कोई रैंडम सरफेस है, ठीक है, ओके, और हमने क्या किया, ये कोई वायर है, जिसमें आई एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सरफेस है ना, सरफेस, इसके सराउंड ऐसे समझिए कि ये है वायर और इसके सराउंडिंग में क्या है, सरफेस है। और कैसा सरफेस है, ऐसा ही कोई मैंने रैंडम सरफेस ले लिया है, कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। तो अब इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि अगर इसमें क्या होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट आएगा, ठीक है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो भी है, और यहाँ पे हमने इसका छोटा सा स्मॉल लेंथ ले लिया, क्या कर दिया, कट करके, ये हो गया डी एल। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया वैल्यू, बी डॉट डी एल की वैल्यू जो हो गई वो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर ड्यू टू दिस वायर। ओके, हम क्या कर रहे हैं, टोटल, भाई इसका इफेक्ट टोटल सराउंडिंग में आएगा ना, तो टोटल समेशन बी डॉट डी एल, इसको हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डी एल। और ये किसके बराबर आ रहा है कैलकुलेट करने पे, बी डॉट डी एल पूरा समेशन वो आ रहा है म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर। ठीक है, तो कुछ नहीं किया गया, एक सरफेस ले लिया गया, ठीक है, सराउंड, ठीक है ना, किससे ये सराउंडेड है, किसको कर रहा है, इस वायर को। ये वायर में आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जिसके सराउंडिंग में कुछ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट क्रिएट होगा। तो होता क्या है, द सम ऑफ बी डॉट डी एल, डी एल मीन्स स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ऑफ दिस सेक्शंस, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट क्या होगा, बी मान लिया यहाँ पे। तो बी डॉट डी एल की वैल्यू हम क्या करेंगे, मान लो इस छोटे से लेंथ की वजह से बी डॉट डी एल, फिर उसके बाद जो अगला, फिर अगला, ऐसे करके एक समेशन कर दिया, तो वो वैल्यू टोटल आती है म्यू नॉट टाइम्स आई। जैसे उसमें पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में है 1 अपॉन क्यू, क्यू सॉरी क्यू नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट, उसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी है। बात समझ में आ रहा है? ओके, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक कोई इसका एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ठीक है, और ये है सराउंडेड किससे, मान लेते हैं कोई सर्कुलर है, कॉयल है, ठीक है ना, और इसका रेडियस क्या है, आर है। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है जिसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, इसको थोड़ा सा और पतला बना देना चाहिए था, ठीक है, अटपटा लग रहा है देख के। इसका रेडियस आर है, इसमें इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ओके, तो अब क्या है, जब इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो हमको निकालना है, यूजिंग दिस रूल हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है, ठीक है।
अब जैसे ये क्या है, ये सर मान लो ये क्या है, इसका स्मॉल पार्ट हमने लिया डीएल, और ये क्या है, सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो हम समेशन ही कर रहे हैं ना पूरे लेंथ का, धीरे, ये रैंडम सरफेस था, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक सिमेट्रिक सरफेस लिया। तो अगर ये स्मॉल पार्ट की लेंथ डीएल है तो पूरे पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा फॉर अ सर्कल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा, यानी कि स्मॉल पार्ट का अगर डीएल है तो पूरे टोटल 2 पाई आर होगा। आर 2 पाई आर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी तो कांस्टेंट होगा ईच एंड एवरीवेयर, तो बी को बाहर ले लिया और इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो b इंटू इसकी वैल्यू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई टाइम्स, ठीक है ना, म्यू नॉट टाइम्स आई। तो यहाँ से अगर हम b निकालेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, मान लीजिए चाहे जो भी है, उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एट आर डिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट आई, ठीक है ना, अपॉन में 2 पाई आर। इसको बायो-सेवर्ट लॉ से भी किया गया था इसके पहले वाले लेक्चर में, बात समझ में आ रहा है। तो उसको हम जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कर सकते हैं, ठीक है, और आसानी से होता है ये, ठीक है। अब बात आती है इसमें, जैसे जो ये एम्पियर सर्किटल लॉ है, इसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको क्या करो, डायरेक्शन निकालना हमको मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमको क्या करना है, इस वायर को कुछ इस तरीके से पकड़ना है कि जो थंब है ना वो हमेशा करंट के डायरेक्शन में हो, ठीक है। जैसे ये है वायर, अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें तो थंब क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, पकड़ना है बस, ठीक है। राइट हैंड को ही लेके, राइट हैंड को लेके इसको ऐसे पकड़ना है कि थंब जो है वो एज अ इंडिकेटर बन जाए करंट का। तो जिस डायरेक्शन में करंट है हम उसी तरीके से वायर को पकड़ लेंगे। यह है, हम इसको ऐसे पकड़ लिए। तो इसको पकड़ने के लिए हमको अपने हाथ को ऐसे कर्ल करना पड़ा, यानी कि टर्न करना पड़ा। तो टर्न करने के केस में जो मेरा हाथ कर्ल कर रहा हो, यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यानी कि ड्यू टू दिस करंट जो फील्ड है वो किस तरीके से होगी, ऐसे। इसके सराउंडिंग में जो फील्ड होगी वो उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो, ये करंट ऊपर जा रही है तो इसी तरीके से आपको पकड़ना है इसको, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग में जो फील्ड होगा वो ऐसे होगी। बात समझ में आ रहा है ना। अगर यही हो जाए करंट, अगर हम इसको ऐसे कर दें तो हमको इसको कैसे पकड़ना पड़ेगा, करंट नीचे जा रही है तो अंगूठा को ऐसे बनाइए, आप इसको पकड़ लीजिए, तो पकड़ लिए तो ये कर्ल ऐसे करना पड़ा। तो ये जो कर्ल हमने किया ना, ये टर्न, यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस कॉइल के ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप बनाती है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में यही अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, एक तरफ से डायरेक्शन उसका शुरू होता है, ठीक है ना, और दूसरी तरफ एंड होता है, वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। बात समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें इसमें ये क्लोज लूप बनाती है, ओके। तो अगर ये करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है तो हम इसको अंगूठा पहले ऐसे रखेंगे और फिर इसको ऐसे पकड़ लेंगे, तो अंगूठा तो नीचे चला गया, करंट के डायरेक्शन इसी तरीके से फॉलो अप करना है। तो हम जैसे पकड़े हैं, तो ये जो हमारा हाथ कर्ल हो रहा है ना, इसको पकड़ने के लिए यही जो डायरेक्शन है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी ड्यू टू दिस करंट, ठीक है ना, एम्पियर सर्किट लॉ कहता है कि द फील्ड डायरेक्शन जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड, ठीक है ना, विथ thumb adjust in a direction of current, in that manner my right hand is, ठीक है ना, fingers is curved, okay, according to when thumb is adjusted in the current direction, then that, ठीक है ना, finger curve direction is showing the magnetic field direction, okay। तो ये पॉइंट एकदम ध्यान रहना चाहिए, ओके। अब
इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। कभी भी आपसे एम्पियर सर्किट लॉ पूछा जाए तो आपको ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये डॉट प्रोडक्ट है मतलब ये कॉस थीटा में ब्रेक होगा। इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल किसके इक्वल आता है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ म्यू नॉट टाइम्स आई के आता है। इसको सॉल्व करके देखा गया है तो ये इसके बराबर ही आएगा। ओके, तो हमने क्या किया है, कोई रैंडम सरफेस ले लिया, कुछ करना नहीं है। ये जो करंट वैल्यू वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, ये याद रखिएगा कि ये इनक्लोज्ड वैल्यू ऑफ करंट है, आउटसाइड नहीं। क्योंकि कभी भी जो सरफेस आप बनाएंगे उसके अंदर ही होना चाहिए करंट कैरिंग कंडक्टर, वो आउटसाइड में नहीं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर इसको क्या किया, किसी पाथ से क्लोज कर दिया रैंडम से। ठीक है, तो द फील्ड वैल्यू ऑन दिस पॉइंट इज बी मान लिया, और यहाँ पे कोई स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ले लिया, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो टोटल समेशन फॉर ऑल, ठीक है ना, ये जो सरकमफरेंस है वो वैल्यू आएगी म्यू नॉट टाइम्स आई के। तो इसी जरिए हमने क्या किया, इसी के बेसिस पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया फॉर सिमेट्रिक सरफेस के लिए, जिस जो क्या है, सर्कुलर है। तो उसके लिए कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू इतनी आ रही है। बात समझ में आया? और ये चीज़ जो है बायस सेवर्ट लॉ से भी ठीक है कि इनफाइनाइट वायर है, उसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उस करंट की वजह से उसके सराउंडिंग में जो फील्ड होगा एट आर डिस्टेंस वो कितना होगा, वो इतना होगा। बात समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन का यूज करके ये याद रखिएगा कि एम्पियर सर्किट लॉ में बी डॉट डी है म्यू नॉट आई, ये जो आई है वो इनक्लोज सरफेस के अंदर होगा। ओके, जितनी वैल्यू होगी उसको हम काउंट कर लेंगे। अब देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा थ्योरी लिखा होता है, उसको पढ़ के दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। केवल क्या उसका जो बेसिक चीज़ है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बेसिक क्या बोल रहा है और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, आगे क्वेश्चन में कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, उस पर बेस्ड एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ लेना चाहिए। ओके, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखा हुआ है बुक में या सारी चीज़ें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4.8 एग्जाम्पल करके है, इसमें एक फिगर बनाया हुआ है देखिए ऐसे करके, ठीक है ना। ये क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस इसका ए है। रेडियस ए है मतलब देखिए ये तो जैसे ये है, ये मान लिया वायर है, तो ये एक सर्कुलर पार्ट है ना इसका, तो इसका रेडियस कितना है, ये सर्कुलर है मान लीजिए, उसका रेडियस दे दिया है ए, ये ए है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे ही ना बनेगा। ओके, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि आई एम्पियर कैरिंग अ स्टेडी करंट आई, तो इसमें आई एम्पियर की करंट, स्टेडी करंट इज मैक्सिमम करंट, उससे ज्यादा करंट उसमें नहीं फ्लो। ओके, द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सेक्शन, पूरे सेक्शन में, जैसे ये ठीक है यहाँ इतना मोटा बनाया है, ये वायर है मान लीजिए, पूरे सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, स्टेडी करंट है ना, तो मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बोल दिया है कि पूरे सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और ये कंडक्टर कैसा होगा, ये पूरा सॉलिड होगा ना, ये ठोस है, इसको यानी कि इसका पूरा वॉल्यूम होगा। तो हमको अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में करंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इतने वॉल्यूम में इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो रेस्ट ऑफ सेक्शन में यानी कि जो बाकी वॉल्यूम में कितना करंट फ्लो है उस तरीके से यहाँ यूटिलाइज जरूरत पड़ेगी आपको। आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है पूरे क्रॉस सेक्शन में, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दो सेक्शन बना रखा है, देखिए यहाँ क्या किया है, एक सर्कल बना दिया है, ठीक है, और इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये सर्कल जो है वही क्रॉस सेक्शन वाला जो है यही वाला है, ये वाला यहाँ अंदर भी पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या बोला है, एक और सर्कल बनाया है डॉट करके, ठीक है, जिसका रेडियस लिया गया है R1 छोटे वाले का, और फिर एक बाहर बनाया गया है पॉइंट लेके, P पॉइंट लिया गया है, और ऐसे बना दीजिए। ठीक है, और इसका रेडियस कितना ले लिया गया है, मान लीजिए R2।
ओके, R2 या R ले लिया गया है, चलिए R ले लिया गया, बुक में R ले लिया है। तो हमसे बोला है कि फाइंड B वैल्यू, ओके, व्हेन R लेस देन A, R मोर देन A। ओके, इसका मतलब ये जो R1 है ना, ये भी R ही है, R ही है इसको, ठीक है। बस ये क्या है कि यही R एक बार छोटा है, यही R एक बार बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला केस कर लेंगे, व्हेन R लेस मोर देन A करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, जब से मान लीजिए अगर ये हमने R मोर देन A किया तो ये पॉइंट बाहर है, ठीक। तो उस केस में जब हम सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सर्कल ऐसे नहीं बन रहा है, एक्चुअली में ये ऐसे है, ठीक है, और ऐसे बना है, ठीक, ऐसे बना है। तो जब ऐसा कोई सर्कल बनेगा जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें ऐसे सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस सेंटर से R जो है वो, इस पेन की रेडियस को समझिएगा, ये वायर है, इसका रेडियस A है, तो ये पॉइंट यहाँ है, तो ऐसे हमने बना दिया, घेर दिया। अब घेर दिया तो क्या हुआ, इस एरिया के अंदर ये करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया, यानी कि हमको किससे मतलब है, क्लोज पार्ट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, कितना, I एम्पियर का। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग अंडर, ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I होता है, जो I क्या है वो इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए, तो हम वही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब पॉइंट यहाँ है तो क्या करेंगे, B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। बी तो क्या होगा, क्योंकि सिमेट्रिक एरिया है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे बी सेम होगा, बाहर ले लीजिए इंटीग्रल ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। और dl क्या होगा, dl इस पूरे सर्कल का क्या होगा, 2 पाई r होगा, 2 पाई, और ये स्मॉल r, इसकी रेडियस कितनी है, इसमें आपको ऐसे लग रहा होगा ऐसे बना हुआ है, एक्चुअली में ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। तो यहाँ से b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। यहाँ आपको दिख रहा होगा b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी b की वैल्यू घटेगी, यानी कि b की वैल्यू ऑन द सरफेस नजदीक में ज्यादा होगी, धीरे 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 दूर बढ़ेगी तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो कम होता जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है जब R लेस देन A हो, यानी अंदर हो पॉइंट, तो अंदर हो तो आप बताइए पूरे सरफेस में, ठीक है, इसका हम ये लेंथ मान लेते हैं, नहीं दिया है L मान लेते हैं, वायर का लेंथ हम मान लेते हैं L, ठीक है। अब देखिएगा करना क्या है, पूरे, जैसे ये क्या है, पूरे लेंथ में करंट यूनिफॉर्मली, वो बोला हुआ है मैक्सिमम स्टेडी करंट है, पूरे लेंथ में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरे लेंथ में, पूरे वॉल्यूम में, सॉरी पूरे वॉल्यूम में करंट जो है वो I एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो हमको क्या करना है, क्योंकि करंट हमको क्या निकालना है, केवल इस क्लोज पाथ के अंदर निकालना है, जो अंदर, जैसे मान लीजिए यही पेन आप दिख रहा है, ये बड़ा वाला ऊपर जो बना हुआ वो रेडियस है, और ये छोटा वाला रेडियस, ये अंदर है। तो इस वॉल्यूम में कितना करंट है, जब पूरे इस बड़े वाले स्फेयर में, इस बड़े वाले जब बड़ा रेडियस लोगे तो टोटल वॉल्यूम में I एम्पियर है, तो इस छोटे वाले में जो सर्कल ये हम ले रहे हैं, ये अंदर आ रहा है ना, तो इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे, क्योंकि क्यों करंट निकालना है, क्योंकि हमको क्या मतलब है, फॉर्मूले में B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, और ये I क्या है, इनक्लोज्ड पाथ के अंदर, यानी कि जो रेडियस हमने लिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया हुआ है ये छोटा वाला, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा पूरा वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सिलेंडर का, बेस एरिया इंटू हाइट, तो ये सर क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना होगा, पाई a स्क्वायर, और लेंथ कितनी है L, यही होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो पाई a स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कंटेन I एम्पियर, इसलिए छोटा वाला वॉल्यूम कौन सा है, जिसकी जब रेडियस कितना है, a से छोटा है, तो पाई r स्क्वायर इंटू L। भाई ये चीज छोटा हो रहा है लेकिन लेंथ नहीं अभी चेंज हो रही है, तो अंदर वाले का वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस कम हो गया,
लेकिन लेंथ वही है अभी। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल का कितना होगा, इतने में इतना करंट तो इतने में कितना, तो इसका इससे मल्टीप्लाई इंटू एल अपॉन इंटू आई, इसका इससे मल्टीप्लाई अपॉन में, ये एल से एल कट गया, ये पाई से पाई कट गया, तो आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये आ गया इतना एम्पियर करंट, इतना एम्पियर एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो बी इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स आई। तो बी इंटीग्रल डी एल कितना आ जाएगा, बी हमने क्या किया, क्योंकि सिमेट्रिक सरफेस है तो इस पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से भी सब पॉइंट पे बी सेम होगा। अच्छा, डी एल क्या होगा, सर्कुलर पार्ट है ये, तो लेंथ कितनी हो जाएगी सर्कुलर की, 2 पाई आर, रेडियस हमने स्मॉल आर ही लिया यहाँ पे भी, बस यहाँ पे स्मॉल आर ए से छोटा है, यहाँ पे स्मॉल आर ए से बड़ा था, म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है, ये आई डैश कर लो, क्योंकि अब हमको टोटल आई नहीं ले सकते हैं, तो आई डैश कितना हो जाएगा, दिस इज, इसी के सामने नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, म्यू इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश मान लो, सेकेंड केस में जब अंदर की तरफ, तो बी डी एल कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर म्यू नॉट, और आई डैश कितना है, ये आई डैश मान लो, ये आई डैश वो डैश है जो इस छोटे वाले सर्कल को लेके हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को लिया था, और वो अंदर तक जा रहा है ना, ये जो सर्कुलर सेक्शन है वो अंदर तक जा रहा है, तो उस वॉल्यूम में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकाला था, उसको आई डैश मान लिया। तो यहाँ रखेंगे आई आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आर आई आर स्क्वायर अपॉन में, ये आर से एक आर कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई ए स्क्वायर। बात समझ में आया, यहाँ बी आपको दिख रहा होगा कि जो अंदर हमने जो स्मॉल आर लिया ये वो अंदर है, अभी जब ए से छोटा है तो अंदर है पॉइंट, तो अंदर पॉइंट के लिए जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है बी प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, और जैसे ही पॉइंट बाहर जा रहा है, जैसे ये ए स्क्वायर का, ए क्या है, रेडियस ऑफ द, इस पूरे क्रॉस सेक्शन का रेडियस है ए, तो ए पूरे सरफेस को टच कर रहा है यहाँ पे, जैसे ही सरफेस के बाहर जा रहे थे, जैसे यहाँ क्या था पहले केस में आर मोर देन मान लो हमने ए माना, तो पॉइंट बाहर था, तो उस केस में बी जो है वो उस डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, लेकिन जब पॉइंट अंदर है तो प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी अंदर के केस में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी ऑन द सरफेस तक आने तक बी की वैल्यू बढ़ेगी, फिर जैसे ही सरफेस से बाहर जाएंगे वैल्यू घटेगी, तो हम बी और डिस्टेंस के ग्राफ खींचेंगे, तो हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ प्रोपोर्शनल आ रहा है तो प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे आता है, और कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे तो उसका ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हो गया, ये किसको, बी प्रोपोर्शनल आर, और ये तो ऐसे कभी आ जाए तो याद रखिएगा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सरफेस तक आने तक बी की वैल्यू बढ़ेगी, सरफेस से बाहर किसी डिस्टेंस पे बी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r ऐसे घटेगी, तो ये ग्राफ हो जाएगा। ओके, और कोई पॉइंट है इसमें, समझ आ गया होगा आपको। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अब मुझे नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखना है, सोलेनॉइड देखना है और टोरॉइड देखना है, इसी के एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, और समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।